दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका यह वीडियो जो है देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 4 वीडियो है। और इससे पहले मैं पार्ट 1 से लेकर यानी इससे पहले जो मैं पार्ट 3 तक के वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। तो आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस वीडियो में है यहाँ पर पार्ट 4 यानी इस वीडियो में भी हम आप सभी को, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं प्रत्येक वीडियो में 10 प्रश्न बताता हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 1 वीडियो में जो है मैं 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को बताया था, और पार्ट 2 वीडियो में जो है 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न को बताया था, और पार्ट 3 वीडियो में 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को बताया था। और यह देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 4 वीडियो है, तो इसमें जो है मैं 31 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न को बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को जो है हमारा इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है यानी 31 नंबर प्रश्न है, और इससे पहले जो मैं 30 तक के प्रश्न को बता चुका हूँ जो कि 3 पार्ट में बताया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ कि प्रत्येक वीडियो में मैं 10 प्रश्न को बतलाता हूँ। ठीक है, तो आप उन वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखें। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमें कमेंट करें, मैं आप सभी को बता दूंगा कि यहाँ पर इसका जो PDF जो है आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, बोले रहे आदर्श विलयन क्या है। यानी इस वीडियो का पहला जो प्रश्न है बोले रहे आदर्श विलयन क्या है। और ये जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर 2019 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मैं वही प्रश्न बताता हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना होती है। ठीक है, मैं वही प्रश्न बताता हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी 100% आने की संभावना होती है। और वैसा प्रश्न लाता हूँ जो कभी ना कभी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। मैं केवल वैसा ही प्रश्न को आप सभी के सामने लाता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपसे पैसा थोड़ी ले रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है यानी 31 नंबर, बोले रहे आदर्श विलयन क्या है। यानी आदर्श विलयन क्या है या किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, वे विलयन जो सभी ताप एवं सभी दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो तथा इसके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है वैसा विलयन यानी वे विलयन जो सभी ताप एवं सभी दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तथा इसके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को यह प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, और यह भी प्रश्न जो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, यह जो है आदर्श विलयन है और यह जो है अनादर्श विलयन जिसे हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। तो चलिए अभी इसको हम देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप सभी, अनादर्श या वास्तविक विलयन क्या है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अनादर्श विलयन जिसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं वह क्या है। ठीक है, और ये भी जो प्रश्न है 2019 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और देखिए ये दोनों प्रश्न जो है एक ही साथ पूछा गया था कि अनादर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2019-20 है और यहाँ पर भी 2019-20 है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये दोनों प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर को हम देखते हैं, वे विलयन जो सभी ताप एवं सभी दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। देखिए आदर्श विलयन जो था वह राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था और अनादर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि आपसे यहाँ से जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा
कि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और आप अच्छे से पढ़ाई करें, आपको बिल्कुल अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है वे विलयन जो सभी ताप एवं सभी दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो तथा इसके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा था आदर्श विलयन में आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता था, देख सकते हैं यहाँ पर नहीं होता है, और यहाँ पर जो है आदर्श विलयन में हो जाता है। देखिए परिवर्तन हो जाता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। चलिए एक बार और मैं आप सभी को बता देता हूँ। वे विलयन जो सभी ताप एवं सभी दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, और आदर्श विलयन जो है करता था नहीं करता है, तथा इसके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, और आदर्श विलयन जो था उसके आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता था, और यहाँ पर जो है हो जाता है, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है अगला प्रश्न उपसंयोजक संख्या क्या है, और ये जो प्रश्न है 2016 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है उपसंयोजक संख्या क्या है, इसे ही हम जो है आप सभी को इसको बतलाना है, ठीक है। यानी उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को जो है हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसमें समझने वाली क्या बात है। किसी संकुल यौगिक के कुल लिगेंडों की संख्या को हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। बोला जा रहा है प्राथमिक सेल किससे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चूँकि मुझे यहाँ पर जो केवल 2019 में ही मिला है तो मैं यहाँ पर 2019 से प्रिंट किया हूँ, ठीक है। बोला जा रहा है कि प्राथमिक सेल किससे कहते हैं। ये बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, वह सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, वह सेल प्राथमिक सेल कहलाता है। बोला जा रहा है वह सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है और उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वह सेल प्राथमिक सेल कहलाता है। और उसका उदाहरण जो है मरकरी सेल, शुष्क सेल। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है वह सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही बार, यानी यह जो सेल होता है यानी बैटरी जो होता है केवल एक ही बार चार्ज होता है। यहाँ पर बोला भी जा रहा है पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, वैसे सेल को जो है हम प्राथमिक सेल कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ ये हुआ कि उसे जो है एक ही बार चार्ज कर सकते हैं और पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे पुनः जो है फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता, उसी सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। तो आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका उदाहरण जो है मरकरी सेल है, शुष्क सेल है, ठीक है। तो आपसे इस यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, तो उदाहरण को अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी सेल है और शुष्क सेल। तो इन दोनों पॉइंट को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करना है, आप सभी को बतलाना है कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वह क्या है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है धातु तथा उसके आयन के मध्य, यानी आयन के बीच, धातु और आयन के बीच जो उत्पन्न होता है विद्युत विभवांतर, उसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और मुझे जो है यह 2014 में पूछा गया था। तो इससे मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 2014 प्रिंट हुआ है, ठीक है। बोला जा रहा है लवण सेतु क्या है, इसका क्या उपयोग है। ये बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लीजिएगा कितना बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है।
और मुझे जो है केवल यहाँ पर 2014 में पता चला था, इसलिए यहाँ पर मैं वही प्रिंट किया हूँ। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिएगा, यह जो प्रश्न है बिल्कुल 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। लवण सेतु उल्टा यानी यू आकार की एक नली होती है जो अलग अलग रखे विद्युत अपघट्य को जोड़ती है। यह जो है यू आकार का एक उल्टा नली होता है, मान लीजिए इस प्रकार। उल्टा नली का मतलब यही हुआ। ठीक है, यू को उल्टा कीजिएगा तो इस प्रकार होगा, और यह जो होता है अलग अलग एक विद्युत अपघट्य को हम रखते हैं। ठीक है, यानी देख सकते हैं यहाँ पर यू आकार का उल्टा नली होता है। चलिए मैं पहले आप सभी को इसका परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अलग 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 रखे विद्युत अपघट्य को जोड़ती है, उसे लवण सेतु कहते हैं। और देखिए यहाँ पर लवण सेतु का उपयोग ये प्रत्येक अर्धशेल में आयन की कमी को पूरा करता है तथा विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। मान लीजिए यह जो है अर्धशेल है। ठीक है, इसमें यू आकार की उल्टा नली, यानी यू इस प्रकार होता है लेकिन हम यू को इस प्रकार बनाएंगे। उल्टा नली यही होगा। ठीक है, इस प्रकार होगा उल्टा नली, और इसमें जो है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है यू आकार की एक उल्टा नली जो अलग अलग रखे विद्युत अपघट्य को जोड़ती है, यानी मान लीजिए ये जो है एक है और ये एक है अर्धशेल, इसको इससे जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि बोला गया है परिभाषा में, उसे लवण सेतु कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है प्रत्येक अर्धशेल की आयन की मात्रा, देख सकते हैं, आयन की कमी को पूरा करता है। यानी इसमें अगर आयन की कमी होगा तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, और इसमें आयन की कमी होगा तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, इधर से जाएगा। जिसमें कमी होगा उसमें आयन की कमी को पूरा करेगा, उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी यहाँ से जो है करंट जो है यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर बोले रहे भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, और ये जो प्रश्न है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कभी पूछा नहीं गया है मेरे देखने से, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोले रहे भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण अणु वांडर वॉल जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। देखिए भौतिक अधिशोषण में कमजोर बल लगे रहते हैं। ठीक है, जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण अणु वांडर्स वॉल बलों जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण में जो है कमजोर बल लगे रहते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, और यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। देखिए भौतिक अधिशोषण में जो था वह कमज़ोर बल लगे थे, और रासायनिक अधिशोषण ये है जिसमें बोला जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर मजबूत बल। तो आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण में जो होता है वह कमज़ोर बल लगे रहते हैं, और रासायनिक अधिशोषण में जो है वह मजबूत बल लगे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप सभी को इस पॉइंट को बतला रहा हूँ। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को भी पता होगा कि वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, और इतना अच्छा मैं आप सभी को कंटेंट दे रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप 120 प्लस VBA सब्जेक्टिव का ये जो केमिस्ट्री का है, ठीक है, अगर आप 120 प्लस केमिस्ट्री में याद कर लेते हैं मेरे द्वारा बताए गए शॉर्ट क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है यहाँ से एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स का भी मैं 120 प्लस सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, और केमिस्ट्री का भी 120 प्लस सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जैसा कि यह जो है केमिस्ट्री का ही है
और बायोलॉजी का भी जो है 120 प्लस VVI सब्जेक्टिव का जो है मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ। तो अगर आप इन तीनों सीरीज को नहीं देख रहे हैं रेगुलर तो ज़रूर देखें। और देखिए सब्जेक्टिव का वीडियो जो है इसलिए लेट से आता है इस चैनल पर, क्योंकि आप सभी का जो होता है वीडियो के पीछे जो है रिस्पांस अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो है सब्जेक्टिव वीडियो का जो है आने में लेट होता है, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ें, ताकि मैं आप सभी के लिए जो है रेगुलर वीडियो लाता रहूं, ठीक है। तो आप सभी जो है आप सभी से एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी इस चैनल से और सारे स्टूडेंट आकर जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है। अब आइए देखते हैं प्रश्न को। हम बोला जा रहा है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, और ये जो प्रश्न है 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए जब कोलाइडी विलयन, मान लीजिए यह जो है कोलाइडी विलयन है, शीशे का गिलास है, कांच का गिलास है और इसमें कोलाइडी विलयन घुला हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम टॉर्च से जब लाइट मारेंगे, यानी टॉर्च यहाँ पर जब जलाएंगे हम, तो यहाँ से प्रकाश जो है इधर से जाएगा, ठीक है। और इसमें जो कण है उनसे टकरा कर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगेगा, ठीक है। और इसी घटना को जो है हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोला जा चुका है, जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इस वीडियो का जो है सबसे अंतिम प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न जो है, देखिए क्या बोला जा रहा है, एंजाइम क्या है, ठीक है। यानी एंजाइम जो है किससे कहते हैं। और ये जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर 2019 के बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखिए, एंजाइम प्रोटीन का एक जटिल अणु होता है। यानी जटिल का अर्थ ये हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन एक जटिल अणु है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, वे एंजाइम कहलाते हैं। चलिए एक बार और बता देता हूँ, एंजाइम प्रोटीन का एक जटिल अणु है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, वे एंजाइम कहलाते हैं। तो दोस्तों ये था आपके केमिस्ट्री का पार्ट 4 सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमें कमेंट करें, मैं आप सभी को जो है इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं आप सभी को कमेंट के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।